स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीरीज़ में ये हमारा 5th लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। दैट इज़ अबाउट मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। मेजर डोमेन्स का मतलब हुआ ना कि मोटा मोटी कितने हिस्सों में हम अर्थ को डिवाइड कर सकते हैं, कि ऐसे माइक्रोस्कोपिकली देखे जितना छोटा छोटा ब्लॉक्स आप देख सकते हो, ब्लॉक्स इन द सेंस कि बहुत छोटे छोटे सेक्शन में पॉलिटिकली ज्योग्राफिकली तरह तरह से अर्थ को बांटा गया है। लेकिन ज्योग्राफिकली जो ग्रॉस होता है कि मतलब सबसे बड़े लेवल पे हम अर्थ को कितने हिस्सों में बांट सकते हैं, फिर हर उस लेवल को फिर हम छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे। तो यहाँ जो मेजर डोमेन्स है ना, बेसिकली आपका क्या है कि ज़्यादा कुछ नहीं है, 4 मेजर डोमेन्स। अब पढ़ेंगे कैसे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले हमारा क्या है कि साइंस का और पॉलिटी का लेक्चर, मतलब सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट बन चुका है, उसको जाके आप देख सकते हैं। अगर ज़रूरत है तो पिछले चैप्टर्स के भी लेक्चर देख सकते हैं। और आगे आने वाले n नंबर ऑफ लेक्चर्स, जिसमें आपका बाकी के क्लासेस का सभी सब्जेक्ट का जो भी यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है उन सभी का लेक्चर्स आपको मिलेगा। आपको ऑप्शनल्स के, कंपलसरी पेपर्स के, आपको पीवाईक्यूज एनालिसिस सब कुछ मिलेगा। तो कंटिन्यू करते हैं हम अपने इस सीरीज़ को। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है ना कि जो हमें पढ़ना है वो क्या है कि जब आप अर्थ पे देखते हो ना तो कुछ सॉलिड सर्फेसेस दिखेंगे, साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहेंगे। सॉलिड सर्फेसेस को हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर। बेसिकली लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर्स का जो है वो हम लोग और डिटेल्ड मतलब कह सकते हो टेक्निकल डेफिनेशन अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्लास 6 का है। क्लास 6 का जैसा कि पहले के वीडियोस में भी बताए हैं कि यहाँ आप सिर्फ मेंस आंसर राइटिंग के लिए इंट्रोडक्शन बनाना सीखोगे, या कह सकते हो जितने टर्म्स फ्यूचर में आएंगे ना उसका आप डेफिनेशन सीखोगे, नथिंग मोर देन दैट। दूसरी बात है कि यहाँ पे आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। ट्रस्ट मी, आपका किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चैप्टर का 2 पेज से ज़्यादा का नोट्स नहीं बनेगा। यहाँ बस आप डेफिनेशन सीख रहे हो, तो बहुत ज़्यादा मारामारी नहीं करना है कि ये तो छूट गया वो छूट गया। आप क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। अगर सीधे हम जब स्टैंडर्ड बुक शुरू करेंगे और सीधे कहेंगे कि हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तब उसका मतलब होगा कि आपका सिंपल से लेकर एडवांस तक सारे प्लेट टेक्टोनिक्स के थ्योरी हो गए, या फिर आपका जिक्स ऑफ फिट थ्योरी हो गया, जो भी हुआ आपका जो आपका कन्वेक्शनल करंट थ्योरी हो गया, वो सब बताया जाएगा। अभी आपको सिंपल भाषा में समझो कि अर्थ को एक बच्चा कैसे अपने नज़रिए से देखता है। तो बच्चे को क्या है, ज़मीन जैसा सॉलिड हिस्सा दिखता है तो उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर, क्योंकि स्फीयर का हिस्सा है, अर्थ स्फेरिकल जियोइड लाइक है, उसका हिस्सा है। लिथो मतलब रॉक, तो रॉकी सॉलिड टाइप का चीज़ दिखता है तो हम उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। जितना भी वाटर वाला हिस्सा है, वाटर के लिए हम शब्द यूज करते हैं हाइड्रो, स्फीयर का पार्ट है तो कहेंगे हाइड्रोस्फीयर। जैसे नदी हो गया, तालाब का हिस्सा हो गया, समुद्र हो गया, महासागर हो गया, मतलब सीज एंड ओशंस, वो सब आएगा हाइड्रोस्फीयर में। जितना भी गैशियस वाला हिस्सा है, जैसे हवा, उसमें डिफरेंट गैसेस आपके कंबाइंड है, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर। और ये तीनों जहां पे भी इंटरैक्ट करता है, कि ये आपका ये है लिथोस्फीयर, L स्टैंड्स फॉर लिथोस्फीयर, H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोस्फीयर एंड A स्टैंड्स फॉर एटमॉस्फियर। तीनों जहां पे इंटरैक्ट करेगा, ये जो हिस्सा जहां तीनों चीज अवेलेबल है, मतलब आप कह सकते हो इस जगह पे किसी भी जीव जंतु के रहने के लिए पानी भी है, लैंड भी है, हवा भी है। तो हर उस जगह जहां तीनों चीज अवेलेबल है वहां जीवन पनपता है। और जहां लाइफ है वैसे जोन को हम लोग क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। तो हो गया ना आपका 4 जोन्स, सॉलिड वाला हिस्सा लिथोस्फीयर, लिक्विड वाला हिस्सा, पानी वाला हिस्सा हाइड्रोस्फीयर, एंड गैशियस वाला हिस्सा हो गया एटमॉस्फेयर। 3 हो गया। और जहां पे भी जिस जिस जगह पे ये तीनों अवेलेबल है, तीनों मिल सकता है, तो हम उसको कहेंगे कि वहां लाइफ आसानी से पनप सकता है। तो वैसे हिस्से को हम लोग कहते क्या है, बायोस्फीयर। तो यहाँ पे वही चीज़ आपका अंडरलाइन पीडीएफ आप जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे वही देखिए बात करें क्या, लिथोस्फीयर का सॉलिड पोर्शन। गैशियस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। जो वाटर वाला हिस्सा है, जो लगभग 3/4 एरिया अर्थ का किससे कवर्ड है, वाटर से। इस 3/4 मतलब 75% में से लगभग 2/3 तो जो है वो सॉल्टी वाटर मतलब ओशन से ही कवर्ड है। तो देख रहे हो, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड लिथोस मीन्स स्टोन, बताए थे ना, रॉक्स एंड स्टोन्स। एटमॉस मीन्स वेपर
एंड वाटर जो है वो ह्यूडॉर, हाइड्रो से लिया गया, बायोस मीन्स लाइफ। कैन यू मेक वर्ड्स यूजिंग द अबव? बिल्कुल, हाइड्रोलॉजी आप एक बना सकते हो, वाटर की स्टडी, या फिर लिथोलॉजी, तो उसको हम कह सकते हैं रॉक्स वगैरह की स्टडी, मतलब इन जनरल स्टोन्स की स्टडी। तो इस तरह से आप कई सारे वर्ड्स बना सकते हो, सबका स्टडी कर दो, लॉजी लगा दो, आगे और भी शब्द मिलेंगे। उसके बाद देखिए नैरो जोन वेयर वी फाइंड, जहाँ लैंड वाटर एयर टुगेदर है, जहाँ हर फॉर्म के, हम ये नहीं कह रहे एक ही फॉर्म, जहाँ हर फॉर्म के लाइफ जो है वो अराइज करते हैं, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि टीचर जो व्हेल्स होते हैं, फिशेस होते हैं, वो तो सिर्फ पानी में ही रह जाते हैं। तो ज़रा आप ध्यान से सोचो, उस पानी में जो वो जी रहा है, उसके लिए सांस लेने के लिए जो हवा चाहिए वो कहाँ से आ रहा है? एटमॉस्फेयर से। उस पानी में जो न्यूट्रिएंट्स है, जिस न्यूट्रिएंट्स से वो अपना जीवन चला रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? ज़मीन पे जो इरोजन हो रहा है, और वो इरोजन क्या है कि आपका वेव्स एंड टाइड्स के फॉर्म में जब पानी आता है और पीछे जाता है तो लेके जाता है। तो सब चीज़ का ज़रूरत है। अब लिथोस्फेयर एक एक को बारी बारी से पढ़ते हैं कि आप देखना कि इस तरह से देखोगे कि ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके अरेंज्ड है। ऐसा नहीं कि अर्थ एकदम स्मूथ सा एरिया है, कहीं पे आपका जो है ना गड्ढा जैसा बना होगा, कहीं उभरा हुआ हिस्सा होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ना कि इस जगह पे आपका घर वर बना रहता है, यहाँ पे जो है कॉलोनीज वगैरह या कह सकते हो सेटलमेंट्स रहता है। लेकिन जहाँ जहाँ बहुत बड़ा बड़ा सा गड्ढा है, वहाँ क्या है? मिलियंस ऑफ ईयर्स रेनफॉल हुआ तो पानी पानी क्या हो गया? एक्यूमुलेट हो गया। तो इधर में आपका क्या अरेंज हो गया? ओशंस। और यहाँ ये वाला हिस्सा आपका क्या कहलाया? कॉन्टिनेंट्स। तो ये सॉलिड ही पोर्शन है, ऐसा नहीं करना है कि ओशन आपका जो है सो वो ये इसमें आता है, मतलब ओशन का जो बेस है, हम बेस की बात कर रहे हैं, दिस इज द बेस। तो ये जो बेस है ना, कॉन्टिनेंट का भी जो बेस है ना, ये बेस आपका क्या बना है? ये बना है सॉलिड वाले पार्ट से, दैट इज लिथोस्फियर। हाँ, इसमें अगर आप इस लिक्विड की खाली बात कर रहे हो, ये पानी है आपका, सिर्फ इसके लिक्विड की बात कर रहे हो, तो ये आपका क्या है? हाइड्रो। तो ध्यान से बात को समझना है। तो यहाँ देखिए कि इसके दो मेन डिवीजन हैं। एक वो है जो कि लार्ज लैंड मास है, उसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, और बहुत बड़ा वाटर बॉडी है जिसे हम ओशन बेसिन्स कहते हैं। ध्यान दो, बेसिन्स कहा गया है। ये बेस की बात कर रहा है, ये नहीं पानी भरा वाला हिस्सा तो आपका हाइड्रो है, लेकिन ये जो आपका बेस बनाया है ना जिसपे वो पानी जमा रहेगा, वो आपका क्या कहलाएगा? ओशन बेसिन्स कहलाएगा। अब कह रहा है क्या कि जो आपका सी वाटर का लेवल है वो तो लगभग सेम ही रहता है, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि वाटर का एक तरह से मूवमेंट चल रहा है। तो मूवमेंट करेंट्स के फॉर्म में, वेव्स के फॉर्म में पढ़ेंगे हम लोग, जिससे क्या होता है ना कि मोटा मोटी आप थोड़ा बहुत कुछ मीटर्स अप एंड डाउन हुआ तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो जब भी किसी जगह का आप कहीं पे जैसे स्टेशन वगैरह पे जाते होगे ना, तो वहाँ पे बोर्ड लगा होता है, लिखा होता है कोई जंक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल लखनऊ जंक्शन लिखा है, देखना वहाँ पे ना नीचे में आपका क्या, पहले तो अलग अलग लैंग्वेजेस में नाम लिखा होगा, और फिर वहाँ पे लिखा होगा हाइट फ्रॉम सी लेवल इतना मीटर है, कहीं पे लिखा होगा 100 मीटर अबव फ्रॉम सी लेवल, कहीं लिखा होगा 214 मीटर अबव फ्रॉम सी लेवल। तो ऐसे करके, तो अब अगर कभी आप कहीं जाए स्टेशन पे और कुछ दिखे तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि वो जगह सी लेवल से कितने हाइट पे है। या अगर आपको याद है कि रिसेंटली आप किसी प्लेटफॉर्म पे गए थे और वहाँ लिखा हुआ देखा था आपने, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मतलब सिंपल सा क्या है कि जो सॉलिड वाला परत है पृथ्वी का, जिसके ऊपर या तो हम लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी ये सब करते हैं, घर बना के रहते, पेड़ पौधे जंगल घास ये सब लगाते हैं, या नहीं तो उसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स में बारिश हो के वहाँ उस डिप्रेशन में बारिश का पानी भर गया है, तो वो सॉलिड जो बेस है वो कहलाता है लिथोस्फियर। और जहाँ पे क्या है कि ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट ये सब पाया जाता है, वो हो गया कॉन्टिनेंट। और जहाँ पे जो है, जहाँ पानी के लिए जगह बनाया गया वो है ओशन बेसिन। अब उसके सिर्फ पानी पे आप फोकस करोगे तो वो कहलाएगा हाइड्रोस्फीयर। तो उम्मीद है कि आपका ये इशू नहीं होगा। अगर फिर भी लग रहा है कन्फ्यूजन तो कमेंट कीजिए और कमेंट करके पूछिए, या इंस्टाग्राम पे भी आप जाके डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप डाउट पूछ सकते हैं, फील फ्री, जहाँ से भी, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए कि मेजर जो है ना, मेजर कॉन्टिनेंट्स वगैरह दिखाए गए हैं। तो आप ध्यान से अपने एनसीईआरटी में देख सकते हो कि मेजर कॉन्टिनेंट्स वगैरह, जैसे यहाँ पे देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, और ये अंटार्कटिका। अब आपको यहाँ पे कुछ माउंटेन वगैरह दिया होगा, उसका आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, हम लोग मैपिंग भी पढ़ेंगे। बस अभी क्या है ना कि मेजर आपको क्या है, आपसे पूछा जाए कि कॉन्टिनेंट्स में
कॉन्टिनेंट्स आपसे कोई पूछ दे कि चलो 6 क्लास के एनसीईआरटी पढ़े हो, बताओ कि कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, तो सिंपली कहना क्या कि देखिए सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हम जानते हैं कि एशिया है। उसके बाद जो कॉन्टिनेंट है उसका नाम है अफ्रीका। उसके बाद जो कॉन्टिनेंट आता है वो है नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद जो आता है वो है साउथ अमेरिका। इस तरीके से उसके बाद जो है आपका कॉन्टिनेंट आता है दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड अंटार्कटिका। पॉपुलेशन वाइज सबसे वहाँ कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है अंटार्कटिका पे, ध्यान रखना है। वहाँ पे बस आपका क्या है कि रिसर्च स्टेशंस अलग अलग कंट्री के हैं, ताकि वहाँ के जो आइस कवरिंग है, शेल्फ्स हैं, वहाँ का पानी है, वहाँ पे जो फौना पाया जाता है, मतलब एनिमल स्पीशीज़ वगैरह पाया जाता है, उसका क्या यूनिकनेस है वो स्टडी करने के लिए। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7, भाई कितने ओशंस है अगर आपसे पूछ दे तो कहना कि ओशंस हम जानते हैं। अब देखिए कहीं आपको 4 पढ़ाया जाएगा, कहीं आपको 5, दोनों डेटा सही है। यूपीएससी के हिसाब से 5 ध्यान में रखना। एक होता है आपका पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, एक अटलांटिक ओशन, अब इसकी हिंदी मुझे नहीं पता है, अगर ऐसा कोई हिंदी है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन कीजिए। एक जो कंट्री के ऊपर नाम है दैट इज़ इंडियन ओशन। एक हो गया जो एकदम नॉर्थ में है दैट इज़ आर्कटिक। और एक ओशन है जिसे हम कहते हैं अंटार्कटिक ओशन। अंटार्कटिक ओशन को ही हम सदर्न ओशन भी कहते हैं। और ये कुछ नहीं है, इंडियन का ही एक्सटेंशन है। 60 डिग्री के बाद जो आता है आपका 60 डिग्री साउथ के बाद जितना ओशन का पोर्शन है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंटार्कटिक या सदर्न ओशन कहते हैं। तो इतना बेसिक सा बात याद रख लेना है। इसके अलावा क्या है कि आपसे कुछ मतलब 6 क्लास में बच्चों की तरह आपको जीके वगैरह फैक्ट याद करना है कि जैसे अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है जो हम लोग पढ़े हैं, एक बार रिकॉल कर चलिए। हम लोग पढ़े क्या, हम लोग पढ़े कि सॉलिड वाला जो हिस्सा है दैट इज नोन एज लिथोस्फीयर। जो आपका लिक्विड पानी वाला हिस्सा है उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोस्फीयर। जो आपका गैसियस वाला हिस्सा है दैट विल बी कॉल्ड एज एटमॉस्फियर। और जहाँ पे ये तीनों इंटरैक्ट करेंगे, ये तीनों जो इंटरैक्ट करेंगे वहाँ पे जीवन पॉसिबल होगा। जीवन पॉसिबल होगा तो उसे हम कहेंगे क्या, बायोस्फीयर। कैसे है, लिथोस्फीयर, एल फॉर लिथोस्फीयर, ए फॉर एटमॉस्फियर एंड एच फॉर हाइड्रोस्फीयर। तो यहाँ पे आपका जीवन पॉसिबल है, तो दैट इज कॉल्ड एज, मतलब इस तीनों के बिना लाइफ नहीं है पॉसिबल। अब कोई एग्जांपल ले लो, पानी में सिर्फ पानी है, उसमें जीवन नहीं चलता। उस पानी में न्यूट्रिएंट्स आता है जमीन के इरोजन से, उस पानी में गैस आता है एटमॉस्फेयर से। उसके बाद हमने ध्यान से देखा तो हम लिथोस्फीयर को स्टडी कर रहे थे, लिथोस्फीयर को। तो लिथोस्फीयर में फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि इसका 2 हिस्सा है, एक है कॉन्टिनेंटल और दूसरा हिस्सा है आपका क्या, ओशन बेसिन। अगेन उसमें जो पानी भरा है वो हाइड्रोस्फीयर है। अब कॉन्टिनेंटल्स में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 हैं। साइज के अकॉर्डिंगली ध्यान में रख लेना है। अब आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, अभी जस्ट बताए थे। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कितने ओशंस है तो कहना 5 यूपीएससी के हिसाब से। स्कूल के हिसाब से अगर टीचर्स ने आपको 4 भी पढ़ाया स्कूल में तो चलता है, क्योंकि इंडियन ही अंटार्कटिक ओशन है, शक्तिमान ही गंगाधर है, बस वही है 60 डिग्री साउथ के बाद। दूसरा चीज़ है कि भाई कॉन्टिनेंट्स में आपसे कभी कभी हाईएस्ट पॉइंट पूछा जा सकता है। तो हाईएस्ट पॉइंट जो है वो माउंट एवरेस्ट है। हम सभी जानते हैं कि पहले बचपन में हम लोग 8848 मीटर पढ़ते थे, शायद अभी एनसीईआरटी में भी यही दिया है, लेकिन 2 मीटर अब ज़्यादा बढ़ गया है ड्यू टू डिपोजिशन। तो ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है। डीपेस्ट पॉइंट या कह सकते हो लोएस्ट, तो ये पैसिफिक ओशन में आता है, जिसे हम मरियाना ट्रेंच कहते हैं। एंड जोग्राफिकली आपको ट्रेंच का मतलब भी बताया जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कि ट्रेंच बेसिकली है क्या। अभी बस इतना समझ जाओ ना, ओशन के अंदर जो बहुत डीप गड्ढा होता है ना, उसे हम अभी ट्रेंच कहते हैं। तो ये आपका क्या आता है, सबसे डीपेस्ट कॉन्टिनेंट, मतलब उस प्लेट में पानी नहीं, ध्यान में रखना, ओशन बेसिन के भी अंदर एकदम डेप्थ में जाके। एक तो ऑलरेडी ओशन गड्ढा में है और उसके अंदर भी जो बड़ा सा गड्ढा बना है दैट इज कॉल्ड एज ट्रेंच। अब फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है कि जैसे कौन था जो सबसे पहले क्या है कॉन्कर किया माउंट एवरेस्ट पे। माउंट एवरेस्ट पे जैसे हम लोग वहाँ पे प्लैनेट्स वगैरह में पढ़े थे ना, जब शुरू में पढ़ रहे थे कि मून पे जाने वाला पहला इंसान कौन सा था, कौन से फ्लाइट से गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में पढ़े थे 1969 की स्टोरी। तो बिल्कुल वैसे यहाँ माउंट एवरेस्ट पे कौन गया था, तो टेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी। कमेंट सेक्शन में बताइए, ये बहुत लोअर क्लासेस से जो है पढ़ा जाता है। और ये देखना, देखो जो भी माउंटेन बहुत हाइट पे है ना, जिस पे बहुत बर्फ जमता है, उस पे ठंडे के टाइम पे कॉन्कर करना बहुत मुश्किल है, असंभव है। तो ऑलरेडी हाइट बढ़ने से एयर थिन हो जाता है, ऑक्सीजन कम होता है, सफोकेशन होता है, बर्फ बहुत मोटा हो जाता है, चलना मुश्किल होता है। इसलिए देखना ना कि मई जून के आसपास, अप्रैल से लेकर जून के बीच में किसी भी पीक पे चढ़ाई किया जाता है।
तो डेट नहीं भी याद आए ना तो मोटा मोटी अंदाजा लगा लेना, सबसे फेवरेबल महीना सबसे गर्म वाला महीना होता है एंड दैट इज मई। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का स्पेशली, मतलब कहीं पे भी आप जाओ, नॉर्थ या साउथ में कहीं पे भी गर्मी वाले सीजन में हाई माउंटेन्स पे कॉन्कर करना आसान होता है। हाँ, साउथ में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। जो यहाँ हम ठंडी महसूस करते हैं उस सीजन में साउथ में क्या रहता है, सदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, वहाँ गर्मी रहता है। तो हिलेरी एंड नॉर्गे ने जो है उसको कॉन्कर किया था, मई का महीना था। और जो आपका क्या है कि ओशंस की बात करें तो ओशंस में हम जानते हैं कि सबसे लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, तो सबसे लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक है। लगभग आधा हिस्सा अर्थ का आपको जो है ना पीछे से घुमा दोगे ना तो आगे कॉन्टिनेंट का हिस्सा पीछे पूरा आपका पैसिफिक ही दिखेगा। एस शेप का एक कॉन्टिनेंट है जो कि आपका ओशन है, वो आपका कहलाता है अटलांटिक ओशन। देखिए जैसे इधर में एक सिंपल सा डायग्राम ऐसे बनाते हैं कि इस तरीके से ऐसे करके, अब ये कोई ऐसा टेक्निकल नहीं है, इस तरीके से ये अफ्रीका है, ये आपका यूरोप का पार्ट है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, इसके बीच में जो ओशन आता है ना दैट इज कॉल्ड एज अटलांटिक ओशन। दूसरा है क्या कि ये जो आपका एशिया का पोर्शन है, ये एशिया का पोर्शन है, इधर में आपका क्या है ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन है, इधर में नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, इसके बीच में जो ओशन आता है ना दैट इज कॉल्ड एज पैसिफिक ओशन। और इन सब के जो नॉर्थ में इधर में आता है दैट इज कॉल्ड एज आर्कटिक ओशन। और नीचे एकदम साउथ में जो आएगा ना साउथ में दैट इज कॉल्ड एज एंटार्क्टिक ओशन। तो मैप की एकदम प्रैक्टिस करते रहिए, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक दिन में नहीं होगा, धीरे 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 प्रैक्टिस बन जाएगा। उसके बाद क्या है कि आपका जो ये इंडिया का पोर्शन है, ये आपका श्रीलंका है, इधर में जो है ये है अरेबियन सी, ये है आपका बे ऑफ बंगाल, और यहाँ नीचे है दैट इज कॉल्ड एज इंडियन ओशन। यही एकदम साउथ में 60 डिग्री साउथ के आगे जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं, मतलब लगभग परमाफ्रॉस्ट टाइप के हिस्से में चला जाता है तो उसी को हम अंटार्कटिक ओशन कहते हैं। ये मोटा मोटी आपको आइडिया लेना है, इससे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत आपको सभी कॉन्टिनेंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेना। तो फटाफट चलिए फिनिश कर लेते हैं। तो यहाँ एक बार फिर से देखो मैप में, फिर से देखो क्या बताए थे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और इधर यूरोप और अफ्रीका, इसके बीच में जो ये ऐसे एस शेप का आता है दैट इज कॉल्ड एज अटलांटिक। इधर में देखिए, इधर से अब ये अर्थ ये है ना स्फेरिकल है ना, टर्न करोगे ना तो इधर में नॉर्थ अमेरिका है और इधर में क्या है तुम्हारा साउथ अमेरिका, उसके बीच में जो ओशन है दैट इज पैसिफिक ओशन। इंडिया के साउथ में है वो इंडियन ओशन, और इधर में आता है सदर्न ओशन। देखिए ये पूरा हिस्सा क्या है, सदर्न ओशन है साउथ में। तो ये सारे आपके ओशंस है, नॉर्थ में आता है आपका आर्कटिक ओशन। तो फटाफट देख लीजिए 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। कॉन्टिनेंट मतलब ना बहुत बड़ा लैंड मास, और उसमें उससे थोड़ा छोटा छोटा है कंट्रीज, और उसको भी छोटे हिस्से में बांट दिए तो कहीं पे स्टेट कहलाया जाता है, कहीं कैंटोन कहते हैं, अकॉर्डिंगली पॉलिटी के हिसाब से हम लोग पढ़ लेंगे। एशिया देखो क्या है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, लगभग 1/3 आपका जो है ये लैंड एरिया कवर करता है। पॉइंट्स बनाते चलिए, पहला शब्द होगा एशिया के लिए लार्जेस्ट, दूसरा होगा कि 1/3 बनाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब ये दिक्कत नहीं होना चाहिए, अर्थ को हम ऐसे बांटते हैं, 0 डिग्री आपका जो लॉन्गिट्यूड है वो वेस्ट ईस्ट में बांट देता है, एक्सक्यूज मी, एंड इक्वेटर जो है वो नॉर्थ एंड साउथ में। तो इधर में आपका एशिया पड़ता है, इधर में नॉर्थ अमेरिका पड़ता है, इधर में साउथ अमेरिका लगभग थोड़ा नॉर्थ और थोड़ा साउथ में आ जाता है। यहाँ पे आपका अफ्रीका पड़ता है, इधर में यूरोप पड़ता है, इधर ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। अब यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, ये यूरल माउंटेन के मदद से क्या होता है, डिवाइडेड होता है, और दोनों के मास को हम लोग क्या कहते हैं, यूरेशिया। वापस चलिए, एनसीईआरटी का मैप सबसे बढ़िया आपका दिया हुआ है, यहाँ पे फोकस करते हैं एशिया में। मैप में ध्यान से देखो, एक एक चीज़ धीरे धीरे याद होगा, ये नहीं कि एक ही दिन में आप, ये देखिए ये एशिया है, बहुत ध्यान से देखो, 0 डिग्री यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, तो इसके इधर ही है, तो ये कौन सा साइड है, ईस्ट है, इसके इधर का सारा हिस्सा क्या है आपका, वेस्ट है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, तो ये 0 डिग्री है, दैट इज इक्वेटर, 0 डिग्री 0 डिग्री, ये लैटिट्यूड है, वो लॉन्गिट्यूड है। इसके इधर का पोर्शन आपका क्या कहलाएगा, नॉर्थ, नॉर्थ, और इधर का पोर्शन क्या कहलाएगा, साउथ, साउथ। तो यहाँ देखो कि ये जो पूरा लैंड मास है ना, जिसको ऐसे हम डॉटेड वे में इनसर्कल कर रहे हैं, ये पूरा डॉटेड वाला पार्ट, इसको कंबाइंड वे में ना
जोग्राफिस्ट लोग कहते हैं यूरेशिया, यूरोप एंड एशिया का कंबाइंड एक ही जैसा प्लेट है। तो ऊपर का ऑलमोस्ट एक ही है, नीचे आपका दूसरा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। अब प्लेट क्या है उसे घबराना नहीं है, बस ये समझो। अब एशिया और यूरोप के बीच में क्या क्या बाउंड्री है, तो इधर एक बाउंड्री है, देख रहे हो यूरल माउंटेन, यहाँ पे आपका कॉकसस माउंटेन होता है, ये कैस्पियन सी है, इसका नाम है आपका कैस्पियन सी है। ये है आपका ब्लैक सी, ऐसा नहीं कि पानी काला है, ये ब्लैक सी है। तो इसकी वजह से क्या है कि एशिया मतलब ये लगभग ये सब एक बाउंड्री की तरह काम करता है, जो कि यूरोप को एशिया से बांटता है। यूरल, कैस्पियन, कॉकस माउंटेन और इधर में आपका ब्लैक सी, ये ब्लैक सी हो गया, ये आपको बांट दिया लगभग। अब इसके बाद क्या है कि इसके अंदर भी और डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे कि एशिया के अंदर हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, कितने कंट्रीज़ है जिसको इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ नहीं माना जाता, सब पढ़ेंगे। बट अभी 6th क्लास में जितना है उतना समझ जाओ। तो देख लो, ये आपका किधर में आता है, ईस्ट एंड नॉर्थ वाले पोर्शन में आता है। एशिया की स्टोरी हो गई। अब ध्यान से देखो, एशिया के बाद आपका अफ्रीका आता है। इसके लिए हम दूसरा कलर यूज़ करते हैं। पहले एक बार मैप रीड करना सीखते हैं। देखो, अब अफ्रीका से जो है, अफ्रीका आपका किधर पड़ रहा है, थोड़ा वेस्ट में भी जा रहा है ये पोर्शन, ईस्ट में भी आ रहा है, नॉर्थ में तो है ही आपका, साथ ही साथ कुछ पोर्शन किधर है, साउथ में। तो आप इसको कह सकते हो ना कि ये सारे पोर्शन में आता है, नॉर्थ साउथ में भी और ईस्ट एंड वेस्ट में भी, बस खाली साउथ वेस्ट में नहीं आता है। तो एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि अफ्रीका डजंट लाई इन साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ऐसे करके अब नेक्स्ट चीज है कि अब इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं। लाइंस की बात करें तो देखिए, ये 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 0 डिग्री है, ये आपका फिर से 23.5 डिग्री साउथ है। देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ऊपर कहीं इधर में आपका ये है आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री। इधर में कहीं आपका लगभग है एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। तो अब ज़रा ध्यान से देखो, तो एशिया से क्या क्या गुजर रहा है, आर्कटिक सर्कल, टिक मार्क करते रहते हैं, नोट्स बनाते जाइए। एशिया से क्या जा रहा है, आर्कटिक सर्कल। एशिया से आपका क्या जा रहा है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एशिया से क्या जा रहा है, तो इक्वेटर, देखो ये इंडोनेशिया वाला पार्ट है इधर से। और एशिया से जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास नहीं होता है ना, एंटार्क्टिक सर्कल। तो मेजर लाइंस में से आपका क्या क्या जा रहा है, तो आर्कटिक सर्कल जा रहा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ जा रहा है एंड 0 डिग्री पास हो रहा है। अफ्रीका की बात करो तो अफ्रीका से इक्वेटर भी जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, लेकिन यहाँ से आर्कटिक सर्कल नहीं जा रहा है और एंटार्क्टिक सर्कल नहीं जा रहा है। वहीं अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करो तो नॉर्थ अमेरिका से आर्कटिक सर्कल जा रहा है, आर्कटिक सर्कल। नॉर्थ अमेरिका से यहाँ देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जा रहा है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका से इक्वेटर पास नहीं हो रहा है। तो दो ही चीज़, नॉर्थ अमेरिका से आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड प्लस आर्कटिक सर्कल। साउथ अमेरिका से देखिए क्या क्या जा रहा है, तो साउथ अमेरिका से 23.5 नहीं जा रहा है, साउथ अमेरिका से सिर्फ 0 डिग्री जा रहा है, प्लस साउथ अमेरिका से 23.5 डिग्री साउथ। इधर से हम कंट्रीज़ भी आपको याद करवाएंगे, चिंता का बात नहीं है। जैसे इधर जाता है ना तो चिले आता है, फिर ब्राज़ील, पराग्वे, उसके बाद क्या है अर्जेंटीना, फिर इधर से आपका जाता है नामीबिया, बोट्सवाना, ये सब। लेकिन अभी ध्यान में नहीं रखना, अभी बस इतना ध्यान में रखो कि कौन कौन सा लाइन पास हो रहा है, पहले देखो, उसके बाद फिर धीरे धीरे याद होगा। वहीं अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से आपका लगभग बीचों बीच क्या जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर नहीं जा रहा है। उसके बाद अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप से आर्कटिक सर्कल पास हो रहा है, लेकिन यूरोप से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं हो रहा है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि यूरोप मेजरली क्या है, टेम्परेट कॉन्टिनेंट है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मतलब आर्कटिक एशिया से आपका 3 लाइन गया,
यहाँ अंटार्कटिका से आपका सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा, अंटार्कटिक सर्कल। ये मैप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन से लाइन खाली क्रॉस करते हैं इतना ध्यान में आपको रखना है। तो एशिया आपका लार्जेस्ट है, 1/3 ऑक्यूपाई करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। यहाँ से कौन कौन से लाइंस पास किए हैं, तो कौन कौन से लाइन पास किए हैं लिख लो, आर्कटिक सर्कल प्लस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड प्लस इक्वेटर। इक्वेटर यूरोप से कैसे सेपरेटेड है, यूरल माउंटेन प्लस कॉकस माउंटेन प्लस कैस्पियन सी एंड प्लस ब्लैक सी की मदद से ये सेपरेटेड है। और कंबाइन को क्या बोलते हैं, यूरेशिया। यूरोप की बात करें तो ये एशिया से बहुत लगभग छोटा है, एशिया के किधर में आता है, वेस्ट में। इससे क्या पास होता है, आर्कटिक सर्कल पास होता है, एक ही चीज़। इसके तीनों साइड में क्या है आपको, वाटर बॉडीज। लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो अटलांटिक ओशन है, साउथ में मेडिटेरेनियन सी है, बीच बीच में भी कई सारे जो है बहुत सारे लेक्स एंड सीज देखने को मिलते हैं। अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया से। अफ्रीका से क्या क्या पास होता है, तो अफ्रीका से हम लोग क्या क्या देखे थे, कैंसर गया था, अफ्रीका से 0 डिग्री गया था, और अफ्रीका से आपका क्या गया था, कैप्रिकॉर्न पास हुआ था। इक्वेटर लगभग बीचों बीच जाता है। ज़्यादा पोर्शन नॉर्दर्न में है, लेकिन ईस्टर्न और वेस्टर्न में भी लाई करता है, बट साउथ वेस्ट में नहीं लाई करता है। इसके पास नॉर्थ में देखोगे सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। ध्यान में रखना, डेजर्ट कोल्ड भी होता है, हम यहाँ सिर्फ हॉट की बात कर रहे हैं। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, तो वो सहारा है आपका। इसका जो सबसे लंबा रिवर है नाइल। वैसे एशिया में भी हम लोग पढ़ेंगे कि यांगत्से, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ऐसे बड़े बड़े रिवर्स का नाम पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत अब इतना मोटा मोटी ध्यान में रखना ना कि भाई अगर कोई कॉन्टिनेंट बोले तो मेरे दिमाग में क्या क्या नाम आना चाहिए, कौन कौन से लाइन पास होने चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। नॉर्थ अमेरिका क्या है, थर्ड है, मतलब सबसे बड़ा एशिया। उसके बाद आपका क्या आया, अफ्रीका, फिर क्या आया, नॉर्थ अमेरिका। ये जो यहाँ पे हम लोग देखे थे ना, ये वाला पोर्शन, ये इस्थमस ऑफ पनामा है, इसी को हम लोग कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। अब इस्थमस और स्ट्रेट में क्या फ़र्क है, देखिए, जब भी कोई दो कॉन्टिनेंट, जब भी कोई लैंड मास जो आपका कनेक्ट करता है टू अदर लैंड मासेस, इधर नॉर्थ अमेरिका था, इधर आपका साउथ अमेरिका था, इसके बीच में एक लैंड का मास है जो कनेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इस्थमस। इसी को हम कहते हैं इस्थमस। या ऐसे भी कह सकते हो कि इधर आपका अटलांटिक ओशन था, इधर पैसिफिक ओशन था, तो ऐसे भी कह सकते हो लैंड मास विच सेपरेट्स टू लार्ज वाटर बॉडीज। बड़े बड़े वाटर बॉडीज को जो लैंड मास सेपरेट करता है, या साथ ही साथ एक तरफ से दो लैंड मास को कनेक्ट कर रहा है, लेकिन दो बड़े बड़े वाटर बॉडीज के बीच में पार्टीशन देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या है, इधर अटलांटिक है, इधर पैसिफिक है, दोनों के बीच में सेपरेशन का काम कर रहे हैं, तो इसको आप इस्थमस कह सकते हैं। तो ये नॉर्थ अमेरिका जो है वो साउथ अमेरिका के साथ कनेक्टेड होता है, जिसको हम कहते हैं क्या है, इस्थमस ऑफ पनामा। और ये लाई होता है नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। अभी डायग्राम किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट कीजिए, वीडियो को एक बार और देखिए, क्योंकि इनिशियल फेज़ है, सीखने में थोड़ा समय लगेगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। साउथ अमेरिका की बात करें, ये देखो, ये इस्थमस है, क्या है, नैरो जॉइनिंग टू लैंड मासेस। अब इस्थमस की तरह ही एक और शब्द है जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या करता है, ये आपका नैरो वाटर स्ट्रिप है, नैरो वाटर स्ट्रिप है, जो कि क्या करता है, सेपरेट करता है टू लैंड मास, या फिर कनेक्ट करता है टू लार्जर वाटर बॉडीज। तो जमीन को कनेक्ट करने वाला आपका क्या है, इस्थमस है, लेकिन पानी को कनेक्ट करने वाला पानी का छोटा सा मास, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट। तो यहाँ साउथ अमेरिका क्या है, मोस्टली ध्यान में रखना, नॉट एंटायरली, थोड़ा बहुत नॉर्थ में भी है, लेकिन मोस्टली ये किस में आता है, सदर्न में। इसके इस साइड में ना पूरा ऐसे करके ऐसे पहाड़ है, इस पहाड़ को हम कहते हैं एंडीज माउंटेन। तो देख रहे हो एंडीज, ये सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन, देख रहे हो यहाँ से शुरू है, इधर भी एक्सटेंड होता है, यहाँ से शुरू है, यहाँ अंत तक जाता है, चिली अर्जेंटीना के टिप तक, इंटायर देख रहे हो, नॉर्थ टू साउथ तक इंटायर ये रन करता है। इसका अमेजॉन जो है लार्जेस्ट रिवर है, इधर में अमेजॉन का बेसिन पड़ता है ब्राज़ील में, इधर ही अमेजॉन रेन फॉरेस्ट भी है, यहाँ पे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट भी है।
ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, देखो साइज में सबसे छोटा है लेकिन पॉपुलेशन में अंटार्कटिका के बाद आता है। अंटार्कटिका सबसे पीछे है, वहाँ कोई लाइफ नहीं एग्जिस्ट करता है, मतलब कोई नेचुरल सेटलमेंट नहीं है। ये पूरी तरह से इंटायरली आता है किसमें, सदर्न में। क्वेश्चन में ध्यान देना, अगर पूछे मोस्टली इन सदर्न तो साउथ अमेरिका, लेकिन पूरी तरह से सदर्न में तो आप कहना ऑस्ट्रेलिया। इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं क्योंकि चारों तरफ से ऐसे करके ऑस्ट्रेलिया का अगर आप देखो तो ये चारों तरफ से, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी सब तरफ से, जैसे इधर कोरल सी है, मतलब पैसिफिक, इधर साइड में पैसिफिक ओशन का मार्जिनल सीज है, इधर में इंडियन ओशन का, सदर्न ओशन का, ये सब आपका मार्जिनल सीज घेरे हुए हैं। अंटार्कटिका भी कंप्लीटली किस में आता है, सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। इसी के सेंटर में आपका साउथ पोल लाई करता है। वापस से आते एक बार डायग्राम पे, यहाँ पे लगभग इस जगह पे सेंटर में इधर आपका लाई करता है क्या, साउथ पोल। इसके ठीक इधर में कहीं आर्कटिक ओशन में नॉर्थ पोल। तो अगर आपसे पूछे कि दोनों पोल में से कौन सा पोल जमीन पे है तो कहना साउथ पोल, और कौन सा पोल पानी पे है, अलग बात है पानी जम जाता है बर्फ से, वो है नॉर्थ पोल। यहाँ पे देखिए कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, यहाँ पे बस क्या है, इंडिया का रिसर्च सेंटर है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। अब इसमें से आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कौन सा रिसर्च सेंटर है जो बंद हो चुका है, डिफंक्ट हो चुका है। अब देखो अर्थ को हम लोग पहले भी पढ़े थे ना, प्लैनेट जब पढ़ रहे थे कि ब्लू प्लैनेट कहते हैं क्योंकि लगभग 3/4 एरिया आपका क्या है, पानी से कवर्ड है, सिर्फ 29% ही ज़मीन से है। अब कई तरह के पानी के रूप है, जैसे तालाब है, ग्लेशियर्स है, मतलब बर्फ़ जो आपका बर्फ़ की नदी जिसे आप कह सकते हो आम भाषा में, ज़मीन के अंदर है जिसको हम हैंड पंप लगा के निकालते हैं, कुआं से निकालते हैं, जो वाटर वेपर आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। जितना भी पानी वाला सिर्फ हिस्सा है, ओशन का बेसिन आता है लिथोस्फीयर में, लेकिन उसके ऊपर जो जल है वो किस में आता है, हाइड्रोस्फीयर में। अब जितना भी पानी है उसका 97% एरिया तो ओशंस में ही पाया जाता है, जो काफ़ी खारा है, नमक उसमें बहुत ज़्यादा है। जो बचा हुआ है वो आइस शीट, ग्लेशियर्स इस सब में पाया जाता है। तो मतलब पानी के तुलना में अगर पूरे अर्थ का तुलना करें तो 2/3 ओशन है, लेकिन अगर टोटल पानी का सिर्फ आपस में कंपैरिजन करो, ज़मीन हटा दो, सिर्फ पानी का कंपैरिजन करो, तो उसमें से 97% आपका ओशंस ही है। ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया डायग्राम है, हमको बहुत अच्छा लगा। आप क्यूस अगर गिनोगे ना तो सबसे ज़्यादा ये आता है, रैंक दे रहे हैं हम सबसे फर्स्ट, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। तो ऐसा नहीं कि कंट्रीज़ को ही बताता है, ये बता रहा है कि इतने सारे ब्लॉक्स इसमें डाले, ये सबसे लार्जेस्ट है। उसके बाद देखो क्या है, सेकंड रैंक दिया अफ्रीका को, उससे थोड़ा कम होगा। थर्ड रैंक देखो किसको दिया हम, नॉर्थ अमेरिका को। फिर देखो क्या है कि साइज़ के हिसाब से, हम पहले साइज़ के हिसाब से बता रहे हैं, साइज़ के हिसाब से। उसके बाद फोर्थ रैंक दिए किसको, साउथ अमेरिका को, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18। उसके बाद आता है फिफ्थ रैंक, तो यहाँ देखिए कि यहाँ 3 3 6 3 9 1 10, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ 13, यानी कि इसको फिफ्थ रैंक देना है, इसको सिक्स्थ रैंक देना है, इसको सेवन्थ रैंक, साइज़ के हिसाब से। वहीं पॉपुलेशन होगा तो सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बस इस दोनों में फ्लिप हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते तो सबसे ज़्यादा छोटा हो जाता आपका अंटार्कटिका। अब ओशंस को फटाफट देख लीजिए। अब यहाँ पे देखो ये कितना बड़ा जो है पैराडॉक्स है कि बहुत ज़्यादा पानी है फिर भी शॉर्टेज ऑफ वाटर है। क्यों? क्योंकि हमने कर दिया है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हमारा जो है रैम्पेंट इंक्रीज पॉपुलेशन में और इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर दिए हैं कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हम कर चुके हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो अब ओशंस में देख लो, पैसिफिक ओशन के बारे में देख लो पहले। लार्जेस्ट ओशन है, लगभग 1/3, लैंड के तुलना में 1/3 कौन था, एशिया। लेकिन पानी में अगर देखो तो 1/3 पानी का हिस्सा जो है, मतलब अर्थ का हिस्सा जो है वो बना रहा है कौन, पैसिफिक। पैसिफिक में जो डीपेस्ट पार्ट है मरियाना ट्रेंच, वो पैसिफिक में ही आता है। पैसिफिक लगभग सर्कुलर इन शेप है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ, साउथ अमेरिका सब सराउंडेड है इससे। बताए थे ना कि इधर नॉर्थ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका है, इधर आपका एशिया का पोर्शन है पूरा और नीचे ऑस्ट्रेलिया का। इसके बीच में जो ओशन है ना, दैट इज पैसिफिक। अटलांटिक की बात करें तो ये कैसा है, एस शेप्ड है, सेकेंड लार्जेस्ट है। ये फ्लैंक्ड बाय, मतलब इसके साइड बाय साइड आपके वेस्टर्न में कौन कौन सा आता है, अमेरिकाज आता है, एंड ईस्टर्न साइड में कौन आता है, यूरोप एंड अफ्रीका। बताए थे ना,
नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। इसके बीच में एस शेप का कॉन्टिनेंट है, एस शेप का ओशन है, दैट इज कॉल्ड एज अटलांटिक। इसका जो है कोस्ट लाइन काफ़ी इंडेंटेड है, ऊबड़ खाबड़ है, ऐसे ऐसे देखो, देख रहे हो कैसे है, स्मूथ नहीं है, जैसे ये जितना स्मूथ है उतना नहीं है, एकदम ऐसे से है। ये सब ना पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, इंटेंडेड होगा तो पानी अंदर तक घुसेगा, जहाज अंदर तक जा सकेगा तो पोर्ट अच्छा बन सकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बिजिएस्ट ओशन। इंडियन ओशन इकलौता ओशन है जो कंट्री के ऊपर नाम दिया गया। ये लगभग ट्राइंगुलर है इन शेप, क्योंकि ऐसे करके इंडिया था, ये श्रीलंका था, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया था, इसमें पूरा जो है ना ये ऐसा शेप है इंडियन ओशन का। ये क्या है, एशिया से तो घिरा ही है ऊपर में, अफ्रीका से भी है, इस साइड अफ्रीका है आपका, इस साइड ऑस्ट्रेलिया है, इस साइड एशिया है। सदर्न ओशन देख रहे हो, 60 डिग्री साउथ के बाद जो पोर्शन है वो आपका क्या है, सदर्न ओशन है। आर्कटिक ओशन पूरी तरह से किस में आता है, आर्कटिक सर्कल में, ये नॉर्थ पोल इसी में आता है। और ये आर्कटिक ओशन जो है ना ये आपका कनेक्टेड होता है किससे, कि जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है या कह लो एशिया है, इधर नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पूरा आपका आर्कटिक ओशन है और इधर पैसिफिक है, पैसिफिक। तो ये जो रास्ता है ना जो आपका कनेक्ट करता है दोनों को आपस में, ये रास्ता आपका क्या कहलाता है, बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट मैप में चलिए दिखाते हैं। ये जो यहाँ जो रास्ता है इधर का, ये रास्ता यही है बेरिंग स्ट्रेट। अब एटमॉस्फेयर की बात कर ले तो गैस वाला हिस्सा क्या है, एटमॉस्फेयर है, पतला सा ब्लैंकेट है जो ऑब्वियसली हवा तो देता ही है सांस लेने के लिए, साथ में उसमें ओजोन है जो कि अल्ट्रा वायलेट खराब जो रेज है जिसका एनर्जी बहुत ज़्यादा है उससे हमको बचाता है। उसके साथ साथ क्या है, वाटर वेपर है जिसके कंडेंस होने से बारिश होता है, स्नोफॉल होता है। इनर्ट रखने के लिए कि ऑक्सीजन खाली होगा तो जला देगा, क्योंकि ऑक्सीजन कंबस्टिबल गैस है, तो इनर्ट रखने के लिए नाइट्रोजन और इनर्ट गैसेज जैसे आर्गन वगैरह आपका प्रेजेंट है। इसके साथ साथ क्या है कि कई आपके डस्ट पार्टिकल्स वगैरह भी प्रेजेंट है जो कि लिमिटेड अमाउंट में होता है तो रेनफॉल में मदद करता है, ज़्यादा हो जाता है तो पॉल्यूशन। ग्रीन हाउस गैसेज है जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बस यही ज़्यादा हो जाता है तो इससे आपका क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे इसको ना अच्छे से आपको हम बताते हैं कि इस तरह से आपका लेयर्स बटा हुआ है। लेयर्स जो बटा हुआ है, सबसे निचला जो लेयर है ना उसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फियर। उसके बाद आता है उसे हम कहते हैं स्ट्रैटोस्फियर। उसके बाद आता है उसको हम कहते हैं मीजोस्फियर। उसके बाद आता है आयोनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। इसी को कभी कभी क्या है ना थर्मोस्फियर भी कहा जाता है। सबका अपना अपना काम है। ये इसके पास देखो, ट्रोपोस्फियर के पास क्या है ना, मेजॉरिटी वेदर का फिनोमेना होता है प्लस मेजॉरिटी ऑफ गैसेस। मतलब जो एक्चुअली आप देख रहे हो ना, बादल हो गया, बारिश हो रहा है, गैसेस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, लगभग 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, ये सब ट्रोपोस्फियर में ही है। स्ट्रैटोस्फियर में मेनली क्या है, ओजोन है। यहाँ का जो ओजोन है ना वो पॉल्यूटिंग है, ये बैड ओजोन है, लेकिन यहाँ का ओजोन जो है वो आपका क्या है, गुड ओजोन है। तो यूवी रेस से बचाने वाला जो ओजोन है ना वो स्ट्रैटोस्फियर में प्रेजेंट है। मीजोस्फियर वगैरह में मेटियोर्स वगैरह देखा जाता है, शूटिंग स्टार, टूटता तारा। और इधर में आपका क्या है ना कि ये रेडियो वेव के ट्रांसमिशन वगैरह में, कम्युनिकेशन वगैरह में हेल्प करता है। इधर में आपका सैटेलाइट वगैरह, लो अर्थ ऑर्बिट का सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होता है। ये आपके एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं। यानी आप क्या कह सकते हो कि अर्थ का जो डोमेन्स है, तीनों जो हिस्सा है, उसका क्या क्या रोल है। तो आप कहोगे कि भाई हमें एक रहने को एक बेस बनाने का, एक सॉलिड बेस बनाने वाला जो हिस्सा जिसपे सब कुछ रखा है, दैट इज लिथोस्फियर। समरी यही है। दूसरा चीज़ है कि हम जो ये अपने मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए जो पानी ग्रहण करेंगे वो आएगा हाइड्रोस्फीयर से। अब वो अलग अलग जगह, कुछ तालाब में है, कुछ वेटलैंड में है, कुछ पॉन्ड में है, कुछ रिवर में है, कुछ सीज में है, कुछ ओशंस में है। और अभी आपाधापी नहीं करना, आप अभी कुछ नहीं जाने, सिर्फ आप नाम ध्यान रख लो, यही बहुत है, क्योंकि डिटेल में हम सारे सीज पढ़ेंगे, मैपिंग करेंगे। उसके बाद आपका क्या है कि जो सांस लेने के लिए, जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म करवाने के लिए जो गैसियस कंपोनेंट चाहिए, कहीं इन्वायरमेंट में बिना मतलब आग ना लग जाए उसको इनर्ट बनाने के लिए, बारिश करने के लिए, बादल, ये सब कहाँ है, वहाँ है एटमॉस्फेयर में। कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट लॉन्च करना है तो स्पेस में करेंगे, जो कि एटमॉस्फेयर का सबसे आउटर मोस्ट पोर्शन है।
या फिर आपका क्या है कि शूटिंग स्टार्स वगैरह आया जो बाहर से जो एस्टेरॉयड के टुकड़े आते हैं उसको जला देता है हमारा एटमॉस्फेयर फ्रिक्शन से, ताकि हमारा अर्थ प्रोटेक्टेड रहे, हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। ये कौन करता है? एटमॉस्फेयर करता है। तो ये तीनों मिल के अर्थ पे जो है ना जगह जगह पे जीवन पॉसिबल कराता है। और जहां जहां आप जीवन देख रहे हो समझ जाओ कि वहां तीनों का इंटरेक्शन है। कहीं पे भी आप एक पेड़ पे बंदर को रहते देख रहे हो तो आप समझ जाओ वो पेड़ लिथोस्फीयर के सहारे खड़ा है, और उस बंदर को पीने के लिए पानी चाहिए तो आसपास का नदी तालाब उसको पानी देगा, हाइड्रोस्फीयर का पार्ट बनेगा। सांस लेने के लिए हवा चाहिए, वो एटमॉस्फेयर से मिलेगा। तीनों चाहिए। अगर आप पानी के अंदर के जीव जंतु की बात कर रहे हो तो उसको भी हवा चाहिए सांस लेने के लिए, वो एटमॉस्फेयर से आएगा। न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वो जमीन से आएगा। इरोजन हो के, पानी में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, वो बाहर जमीन से इरोड होके आता है, पत्थर टूटते हैं या नीचे का जो ओशन बेसिन इरोड होगा वहां से आएगा, तो उससे न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, तभी जाके जीवन क्या है पॉसिबल है। अब पानी में वो रह ही रहा है। आप खुद की बात करो तो आपको भी पानी चाहिए, आपको भी खाना चाहिए, जो खाना आपका एग्रीकल्चर से आएगा। एग्रीकल्चर कहाँ हो रहा है? लिथोस्फीयर पे हो रहा है। तो ये हमारे क्या है डोमेन्स का इंपॉर्टेंस है इन शॉर्ट। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, लगभग 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, जिसमें 5 लेयर बताया है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। इसी थर्मो को जो है ना आयनों में बांट दिया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, आयनो एक्सो मिला के थर्मो बोल देता है। कभी कभी क्या है कि थर्मो अलग और आयनो अलग और एक्सो अलग। तो इससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि जितना ऊपर जाओगे ना सब एक साथ मिक्सड अप है, गैस है ना, सब एक साथ मिक्सड अप है। उसके बाद है क्या कि इसमें लगभग 99% आपका सिर्फ 2 ही गैस बनाता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, जो कि लगभग 1% के आसपास बनाता है। ऑक्सीजन क्या है? सांस लेने के लिए। नाइट्रोजन क्या करता है? ग्रोथ में हेल्प करता है। अरे नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करता है, नाइट्रोजन से अमोनिया बनता है, वो अमोनिया अमीनो एसिड्स बनाएगा, अमीनो एसिड्स प्रोटीन बनाएगा, इसमें हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? हीट एब्जॉर्ब करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है। यही ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू पॉल्यूशन तो ग्लोबल वार्मिंग होता है। डेंसिटी आपका क्या होता है? हाइट से वेरी करता है, क्योंकि यहाँ तक आपका इतना है एयर, इतना एयर मॉलिक्यूल्स है। अगर आप ऊपर और गए आपको इतना ही एयर मिला, थिन है। तो जितना ऊपर आप जाते जाओगे ना, जाते जाओगे एयर थिन होता जाएगा, एयर जो है वो थिन होता जाएगा, डेंसिटी कम होता जाएगा। और एयर थिन होगा तो जीने में सफोकेशन होगा। तो देख रहे हो मैक्सिमम कहाँ है? सी लेवल पे। और जैसे जैसे हम जाते हैं ऊपर वैसे वैसे क्या करता है? डिक्रीज करता है। इसी वजह से तो क्लाइंबर वगैरह को दिक्कत होता है, ऊपर जाने में, सांस लेने में दिक्कत होता है। अब हवा जो है वो बहता है, उसको हम लोग विंड कहते हैं, ये सब जानते हैं। विंड वेन की वजह से हम लोग डायरेक्शन मेजर करते हैं। साइंस के लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से बताया गया है कि कैसे विंड वेन आपका डिज़ाइन होता है, विंड कैसे हाई से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। बायोस्फीयर डोमेन ऑफ लाइफ, नैरो जोन जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर सब कांटेक्ट में आता है। देख लो ये पूरा जीवन पॉसिबल है। यहाँ लिथोस्फीयर का पार्ट है, एटमॉस्फेयर का पार्ट है, हाइड्रोस्फीयर का, यहाँ जीवन पॉसिबल है। तो यहाँ पे हर तरह का लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करता है, चाहे माइक्रोब हो या चाहे कुछ भी हो। ये ब्रॉडली जो है ना प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम में बांटा गया है, जो हम लोग थोड़ा बहुत साइंस में पढ़ें, थोड़ा और पढ़ेंगे। अब इसके बाद क्या है ना कि तीनों डोमेन जो होता है ना वो आपस में ईच अदर के साथ इंटरेक्ट भी करता है और अफेक्ट भी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पे आपको लेते हैं कि मान लो आपने कहा कि हम टीचर वाटर का पोल्यूशन कर रहे हैं, हम लैंड को थोड़ी ख़राब कर रहे हैं, हम तो पानी में गंदगी फैला रहे हैं। ठीक बात है, यही पानी यूज़ होगा किसके लिए? मान लो इरिगेशन के लिए। इरिगेशन से तुम्हारा क्या ख़राब हो रहा है? लैंड। उस लैंड में टॉक्सिक चीज़ें चला गया, अब इस पर हीट पड़ रहा है, हीट पड़ रहा है, ये सब इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होके कितने जेतो इवेपोरेट होके ये आपका जाएगा किधर? एटमॉस्फेयर में। कोई एक्टिविटी हमारा आइसोलेटेड नहीं है। अब कुछ भी एग्जांपल अपने से ले लो। आप कह रहे हो कि हम पेड़ काट रहे हैं, जैसे यहाँ लिया कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, तो ये क्या हो रहा है कि आपका सॉइल हटा देगा। पहले फॉरेस्ट आप हटाए, वो फॉरेस्ट बड़ा बड़ा पेड़ जो है मिट्टी को पकड़ के रखा था, पेड़ का जड़ ही नहीं रहेगा, मिट्टी का इरोजन होगा। मिट्टी का इरोजन होगा तो वो इरोड होकर पानी हवा के साथ बहते हुए आसपास के वाटर बॉडी में जाएगा। अब पानी वाले एरिया में आप मिट्टी ऐड करते जा रहे हो तो पानी क्या है? मिट्टी से भरते भरते खत्म होकर पानी ज़मीन में खत्म हो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी तो एक दिक्कत ही है। पानी ही तुम खत्म कर दोगे, खाली ज़मीन रहेगा तो जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, हमारे एक्टिविटीज़ या नेचुरल एक्टिविटी की वजह से मान लो कि समुद्र में सुनामी आ गया,
बहुत ज़ोर से पानी का लहर ज़मीन पे आया, तो पानी का जो लहर है वो तो आया ही ज़मीन को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आया पानी में था, लेकिन डिस्ट्रक्शन किसको किया? ज़मीन को किया। ज़मीन पे आप कोई चीज़ जला रहे हो, धुआं उठ रहा है, तो सिर्फ ज़मीन नहीं, हवा भी खराब हो रहा है। ज़मीन में आप खेती कर रहे हो, बहुत सारे पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हो, अब वो आप बगल के तालाब में रिलीज़ करो, पानी भी खराब हो रहा है। तो हर एक चीज़ क्या होता है ना, आप कहोगे ऑल द थ्री डोमेन्स आर interrelated with each other. Got it, folks? तो यही सारा चीज़ हम लोग पढ़े हैं, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े हैं, खाली मैप देखना सीखे हैं। एकदम गलत फहमी में नहीं रहना है कि यहाँ तो हम लोग कुछ ज़्यादा सीखे ही नहीं, बहुत ज़्यादा यूपीएससी में पढ़ना होता है। तो अभी थांबा, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। अभी ये बस ट्रेलर है, असली मूवी जब रिलीज़ होगा ना तो शॉक लगेगा, फिर आवाज़ आएगा कि क्यों हिला डाला ना। अब यहाँ देखिए फटाफट, 4 मेजर डोमेन्स आपको पता है, लिथो, हाइड्रो एंड बायोस्फीयर। मेजर कॉन्टिनेंट्स, 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। 2 कॉन्टिनेंट का नाम लो जो कि एंटायरली सदर्न में आता है, बताए थे ना, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। डिफरेंट लेयर्स, तो डिफरेंट लेयर्स में क्या है, अब देखिए हम आपको बताए हैं, उसको छोड़ दो, एनसीईआरटी जो भी बोल रहा है उसको ध्यान में रखो। ट्रोपोस्फियर आगे बताएंगे ना, जब स्टैंडर्ड बुक आएगा तो आप देखोगे वहाँ लिखा रहेगा, कभी आयनोस्फियर अलग रहता है, तो ये थर्मो अलग रहता है, और एक्सो अलग, कभी यही तीनों को मिला के कह देते हैं, किसी को हम थर्मो कहते हैं, तो डिपेंड करता है। डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस बोल दो, स्ट्रैटोस बोल दो, आगे फ्यूचर में ये भी पढ़ेंगे। अभी कोई बच्चा को लगेगा कि हम लोग ट्रोपोपॉज और स्ट्रैटोपॉज तो पढ़े ही नहीं, तो थांबा हम लोग पढ़ेंगे। ट्रोपोस और स्ट्रैटो के बीच का जोन ट्रोपोपॉज, स्ट्रैटो मीजो के बीच स्ट्रैटोपॉज, मीजो थर्मो के बीच मीजोपॉज। तो अभी घबराना, मतलब वो जोन जहाँ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड लैंड हेमिस्फीयर, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स देखे थे ना अभी डायग्राम में, साउथ में सदर्न ओशन था लगभग, थोड़ा सा अंटार्कटिका था, लेकिन नॉर्थ में क्या था, ओशंस भी था, बट लगभग क्या है, 6 का 6 कॉन्टिनेंट आपका नॉर्थ में आ रहा था, कुछ पार्शियली साउथ में आ रहा था, सॉरी 5 कॉन्टिनेंट, अब कुछ पार्शियली आपका साउथ में आ रहा था, कुछ पूरी तरह से साउथ में आ रहा था। बायोस्फीयर क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि यहाँ पे ऑल नेसेसरी कंडीशन जो किसी जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है वो प्रेजेंट है। सेकेंड क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि यूरोप एशिया से कौन सेपरेट करता है? यूरल्स। हिमालयस किधर है? इंडिया के नॉर्थ में। एंडीज किधर था? साउथ और साउथ वेस्ट साइड में, वेस्ट साइड में आपके साउथ अमेरिका के, मतलब पूरे नॉर्थ से साउथ, वेस्टर्न हिस्से में आ जाओ साउथ अमेरिका के, हाँ नॉर्थ से लेकर साउथ तक लाइन खींच दो, वही एंडीज। कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका कनेक्टेड है किससे? इस्थमस से। याद रखना, इस्थमस दो ज़मीन को, ज़मीन का टुकड़ा जो दो ज़मीन को जोड़ेगा, और पानी का टुकड़ा जो बड़े पानी को, दो बॉडी को जोड़ेगा, वो स्ट्रेट होता है। और कनाल दूसरा चीज़ होता है जो पानी का नैरो सेक्शन, मेन वाटर बॉडी सब निकालते इरिगेशन वगैरह के लिए। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर परसेंट बाई परसेंटेज नाइट्रोजन 78%। डोमेन ऑफ अर्थ सॉलिड है, लिथोस्फीयर। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया। अगर स्मॉलेस्ट कहता साइज में, तो साइज में स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया, लेकिन पॉपुलेशन में स्मॉलेस्ट अंटार्कटिका। बाकी का तो ऑर्डर वैसे ही रहेगा। डीपेस्ट पॉइंट मरियाना ट्रेंच, पैसिफिक ओशन में है। इंडियन ओशन को कंट्री के ऊपर नाम रखा गया है। कॉन्टैक्ट जोन आपका जो जहाँ जीवन पॉसिबल है, बायोस्फीयर। एशिया और यूरोप को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? यूरेशिया। हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है? माउंट एवरेस्ट। मत कहना कि इंडिया में है, ये नेपाल में लाई करता है। और अभी का करेंट इसका जो हाइट है ना, वो 8850 मीटर कहते हैं, बुक में 8848 दिया हुआ। तो इसके साथ ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। उम्मीद है कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। कॉन्सेप्ट क्या ही पढ़े हैं, थोड़ा बहुत तो समझे हैं, बस डेफिनेशन। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सब कुछ फ्री है, कोई 1 टका नहीं आपको देना पड़ेगा। व्हाट्सएप चैनल पे भी आप जाके कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। कोई लिंक हो गया है तो वो वहाँ पे है आपका, या फिर आपका क्या है कि कमेंट सेक्शन में करके आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों की मदद कीजिए। मदद करने से ही पढ़ाई होती है, छुपा छुपा के पढ़ाई नहीं होती है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दो। अपना भला करो ही, हमारा भी थोड़ा भला कर दो। थैंक यू एवरीबॉडी।